श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये कहानी उस लड़की की है जो कभी हर महफिल की शान हुआ करती थी, जिसके घुंघरू की छन छन की आवाज़ पूरे समा को रोशन करते थे। उसकी गज़लें लोगों के दिलों में उतर जाया करती थी और अचानक से वो एक रोज़ इस नाच गाने की खूबसूरत दुनिया को छोड़कर चंबल के सबसे खूंखार डकैत की रखैल बन जाती है। उसके हाथों में चूड़ियों की जगह अब उसने हथियार उठा लिए थे। सुरमई और रंगीन शाम अब जंगल और भीड़ों की काली अंधेरी रात में तब्दील हो गई थी। ये वो शख्स थी जिसके घुंघरू की आवाज़ से पूरा बिहार कांप उठता था। ये कहानी आज की नहीं बल्कि 100 साल पुरानी है। मैं जिस शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम था डाकू पुतली बाई उर्फ गौहर बानो। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग। हम जो वीडियो आपको तो पहुंचाते हैं वो सारे वीडियो तथ्यों पर आधारित होते हैं और डाटा पे निकाल के हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कौन थी पुतली बाई? ये कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के मुरैना जिले के अंबाह तहसील की, जहां चंबल नदी के किनारे पर स्थित एक गांव था जिसका नाम था बड़बई। इसी गांव के रहने वाले एक मुस्लिम गरीब परिवार नन्हे और असगरी के घर साल 1926 में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से रखा गौहर बानो। गौहर देखने में सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। लेकिन वो परिवार इतने गरीब थे कि खाने तक के पैसे नहीं थे। गरीबी के चलते नन्हे और असगरी ने अपने बच्चों के पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। बच्चे नाच गाकर पैसा कमाने लगे। छोटी सी उम्र में ही गौहर बानो अपने भाई अलाउद्दीन के साथ पैरों में घुंघरू बांधकर गांव-गांव में नाच कर मनोरंजन करते थे लोगों का, और जो पैसे मिलते थे उससे उनका घर बार चला करता था। जैसे जैसे गौहर बड़ी हो रही थी, उसके नाच गाने के किस्से और कहानियाँ और सुंदरता की बात लोगों तक पहुँचने लगे। उसके सुंदरता के लोग दीवाने होने लगे थे। यहाँ तक कि उसके घर के बाहर उसे देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी कि शायद वो निकले और उसके नाच गाने को सुनने को मिल जाए। कहते हैं कि दुबली पतली छाया और सुंदर नैन नक्श वाली गौहर बला की खूबसूरत लड़की थी। उसके नाच गाने और सुंदरता को लेकर लोग उसे पुतली बाई कहकर बुलाने लगे थे। पुतली का मतलब होता है गुड़िया, डॉल। धीरे धीरे गौहर बानो अब पूरे मुरैना में पुतली बाई के नाम से मशहूर होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छा पुतली की तरह नाच किया करती थी। अब जैसे जैसे नाच गाने कर रही थी, पुतली बाई के पास पैसे आने लगे थे और वो सज संवर कर रहने लगी थी। ऐसा कई रिपोर्टों में बताया गया है कि पुतली बाई को नाचने में माहिर उसके भाई अलाउद्दीन नहीं किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खुद भी बहुत अच्छा तबला वादक था, तबला बजाया करता था। उसके तबले की थाप पर गौहर बानो पूरा साथ देती थी और पुतली बनकर नाचती थी। शायद इस वजह से ही उसका नाम पुतली बाई पड़ा होगा। अब पुतली बाई का नाम पूरे मुरैना जिले में खूब मशहूर होने लगा। लोग उसके नाच देखने के लिए बड़े बड़े जलसे में बुलाने लगे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने लगी। शादी हो, विवाह हो, अंग्रेजों का कोई प्रोग्राम हो, उसे बुलाया जाने लगा। लेकिन पुतली बाई को मुरैना की दौलत कम लगने लगी थी। कहते हैं जितना पैसा आता है भूख उतनी ही बढ़ती है। पुतली बाई और उसके माँ बाप को लगा कि यहाँ से ज़्यादा कमाई या नाच गाने के कदरदान अब यहाँ नहीं मिलेंगे बल्कि आगरा में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वो समय था जब देश में अंग्रेज राज किया करते थे। तब आगरा जैसे शहरों में नवाब शाही चलन पर थी। पैसों की चाह में पूरा परिवार मुरैना से आगरा आ गया। इसके बाद पुतली बाई के नाच गाने और उसके ठुमके के पूरे आगरा के लोग दीवाने होने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दीवानगी बढ़ने लगी थी। पुतली बाई का नाम उस वक्त के
हर अमीर नवाब के जुबान पर आ चुका था। पुतली बाई के नाच गाने की महफिल देखने के लिए दूर दूर से कई राजघरानाओं के रईसजादे, अंग्रेजों के बच्चे, खुद अंग्रेज नव अधिकारी भी आने लगे थे और जमकर पैसा बरसाते थे। छोटी सी उम्र में ही गौहर बानो ने ग्लैमर की दुनिया का वो चरम देख लिया था, वो सुख देख लिया था जो आम इंसान के लिए सिर्फ एक ख्वाब होता है। ये ग्लैमर आज के बॉलीवुड हॉलीवुड के लाल चटाइयों के की तरह नहीं होते थे। लाल चटाइयाँ रेड कारपेट की मैं बात कर रहा हूँ, उन लाल चटाइयों की तरह नहीं थी। वो अलग ही दुनिया थी। बड़े बड़े झूमर, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, बड़े बड़े नवाबशाही, राजा महाराजा इनके दीवाने होने लगे थे। एक कहावत है कि नाम कमाया शोहरत पाई, नाम कमाया शोहरत पाई, पैसा आया दुश्मन भी आए। ऊंचाइयों पर खड़े होकर देखा तो अपनों के अलावा सब दुश्मन दिखे। ये जो लाइन मैंने आपको बताया, शायद ऐसा ही कुछ अब पुतली बाई के परिवार के साथ भी होने वाला था। नाम कमा लिया था, शोहरत पा लिया था, लेकिन दुश्मन भी बनने वाले थे। जैसे जैसे पुतली बाई का नाच आगरा के गलियों में फेमस होने लगा था, वैसे वैसे उसके दुश्मन उसके परिवार को परेशान करने लगे थे। ये दुश्मन कोई और नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त के पुलिस वाले थे। दरअसल एक तरफ जहाँ रईसजादे उस पर पैसों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले उससे अवैध उगाही करने लगे थे। अवैध उगाही करने में उससे अगर जरा सा भी पुलिस वालों को पैसा देने में आनाकानी करते तो हर अलग अलग तरीके से उसके कार्यक्रमों में उसके जलसों को रोक दिया जाता। पुलिस वाले तंग करते थे, कई कार्यक्रमों में खलल डाल देते थे। पुलिस वालों ने तो कई चलते प्रोग्राम्स को भी रुकवा डाला था। आखिर पुलिस वालों की इन हरकतों से परेशान होकर आखिरकार वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद वो पुतली बाई अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव बरबई यानी कि मध्य प्रदेश लौट गई। बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे, तभी वो जितना उन्होंने पैसा बहुत कमाया था, नाम बहुत कमाई थी, लेकिन समस्या ये था कि हर प्रोग्राम से पहले उसे अंग्रेजों के जो पुलिस वाले थे उस समय को उसको देना पड़ता था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे इन सब चीज़ों से। तो उसने सोचा कि वापस अब गाँव चला जाए, मुरैना चला जाए, बरबई अपने गाँव में जाके वहीं फिर से करेंगे। और फिर वो गाँवों में नाच गाना करने लगे, वापस आ गए थे। उसके बाद पुतली बाई तो पहले से ही अपने इलाके में प्रसिद्धि पा चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा नाम कमा के आगरा गई थी। जब वो वापस आई तो उसकी खूबसूरती और नाच और गीतों की तारीफ अब उस समय के खूंखार डकैत सुल्ताना तक पहुँची। सुल्ताना इतिहास में बहुत बड़ा नाम है डाकुओं में, जिसका तूती बोलती थी चंबल में। सुल्ताना डाकू भी अब पुतली बाई का डांस देखने के लिए बेचैन होने लगा था, क्योंकि उसकी तारीफें पहुंच गई थी। तभी एक दिन चंबल के ही श्री रामपुरा गांव में पुतली बाई के डांस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी खबर पहले से ही डकैत सुल्ताना को लग गई थी। डकैत सुल्ताना अपने गिरोह के साथ पुतली बाई का डांस देखने के लिए अचानक से आ पहुंचा। अब वो कहते हैं ना कि एक पल में बदल गई जिंदगी की राहें, एक पल में बदल गई जिंदगी की राहें, किस्मत अचानक से किस मोड़ पे ले आया। नहीं पता था ये सफ़र कहाँ ले जाएगा, लेकिन हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जाएगी। शायद ये वही कहानी है, पटकथा थी, जो पुतली बाई के जीवन में लिखी जाने अभी बाकी थी। उसे नहीं पता था कि जो उसके डांस को देखने आया है वो उसका रहनुमा बन जाएगा, वो उसका भविष्य हो जाएगा। दरअसल जब श्री रामपुरा गांव में चल रहे पुतली बाई के कार्यक्रम में डाकू सुल्ताना अपने गिरोह के साथ पहुंचा तो सभी लोग सन्न रहे, क्योंकि डाकू सुल्ताना कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उसके खौफ इतने ज़्यादा थे कि गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। जब वो महफिल में पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। डकैत सुल्ताना को देख के आधे लोग भाग गए, थर थर काँपने लगे, क्योंकि डकैत सुल्ताना तक पुतली बाई की तारीफ पहुंची थी। उसे पुतली बाई का नाच गाना देखना था, वो आ पहुंचा। डकैत सुल्ताना को देख पुतली बाई बिना घबराए उससे पूछ बैठी, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तब डकैत सुल्ताना कहता है कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ।
तभी कार्यक्रम के दौरान डकैत सुल्ताना ने उसे अपने साथ चलने को कहा कि चलो मेरे साथ। पुतली बाई ने उसे सीधा मना कर दिया, डरी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। पुतली बाई का जवाब सुन डकैत सुल्ताना गुस्से से तिलमिला उठा, बंदूक की नली सीधा उसके पुतली बाई के भाई अलाउद्दीन पे सीने पर तान दिया। बोला अब बोल चलती है कि नहीं। भाई की जान खतरे में देखकर पुतली बाई थोड़ी सहम गई थी और उसके साथ बिहड़ों में उसके ठिकाने पे जाने को रेडी हो गई, तैयार हो गई। चलो। जब बिहड़ों में एक छात्र राज करने वाला डकैत सुल्ताना का खौफ और जलवा देखकर पुतली बाई उसके प्रभाव से खुद को रोक नहीं पाई। जब बिहड़ में गई तो देखी कि इसके बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, इसके बहुत सारे चर्चे हैं और ये बहुत ही बेखौफ एक निडर डाकू है, लोग इसे डरते हैं इसके नाम से। वो उस प्रभाव में आने से रोक नहीं पाई, धीरे धीरे उसे प्यार भी करने लगी। डकैत सुल्ताना भी उसे पसंद करने लगा था। पूरे चंबल में लोग अब पुतली बाई को डकैत सुल्ताना की लवर यानी प्रेमिका के रूप में जानने लगे थे। सोचिए, एक नाच गाना करने वाले डांसर को डकैत सुल्ताना की लूटपाट मारकाट पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बावजूद वो उसके साथ थी और लोग उसकी चर्चा भी कर रहे थे। जब वो काफ़ी समय साथ बिताने के बाद पुतली बाई और डकैत सुल्ताना मतलब एक दूसरे से प्रेम में थे, तो इसी दौरान वो गर्भवती हो गई। वो माँ बनने वाली थी, लेकिन पुतली बाई को मारकाट उतना पसंद नहीं आ रहा था। पुतली बाई अपने बच्चे की खातिर बिहार छोड़ गांव वापस लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस शख्स की रहनुमाई में रहकर आई थी वो कोई साधारण शख्स नहीं था। अब जाहिर सी बात थी कि पुलिस वाले उसके नाक में दम करने वाले थे। सुल्ताना डाकू के करीबी है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पुलिस ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। पुलिस वाले पहुंच गए उसकी जांच करने, बताओ कहाँ है डाकू सुल्ताना। क्योंकि कई रिपोर्ट ये बताते हैं कि जब चंबल से बिहड़ों से पुतली बाई जब अपने गांव वापस आई थी तब पुलिस उससे पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची। डकैत सुल्ताना का पता पूछने लगी, वो नहीं बताई, उसे थाने लेके चले गए। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ने पुतली बाई के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया था, जैसा अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं। ये कितनी सत्य है नहीं है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस वालों को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत से रिपोर्टों में बताया गया है। पुतली बाई पुलिस को कुछ नहीं बताई, चुप रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। काफ़ी समय बीत गए, इसके बाद वो उसे छोड़ दिया पुलिस वालों ने। अब क्या, जो पुलिस वाले ने छोड़ दिया लेकिन उस पर नज़र बना के रखी, उसे तंग करते रहे, हर छोटी छोटी बात पे उससे उसकी फैमिली को परेशान करने लगे। अब क्या, ये सिलसिला जारी रखा, अपमानित करते रहे, तंग करते रहे। कहते हैं कि वह इन अत्याचारों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि मतलब कुछ भी करने को तैयार हो गई थी, उससे बहुत परेशान हो गया था। जब वो अपने बच्चे को जन्म दी थी तो उसका नाम उसके बेटी को जन्म दी थी, बेटी का नाम था तन्नू। वो पैदा हुई तो पुतली बाई ने उसे अपने परिवार वालों के पास छोड़कर वापस बिहार में डकैत सुल्ताना के पास रहने चली गई। कहते हैं कि पुलिस वालों के अत्याचारों ने पुतली बाई के शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया था। अब उसे डकैती डालने और निर्दोष लोगों को खून बहाने में जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो चिढ़ी हुई थी। कहते हैं कि वो बागी बन गई थी पुलिस वालों के अत्याचारों के कारण। चंबल के बिहरों में आने के बाद पुतली बाई डकैत सुल्ताना की गैंग में शामिल हो गई। डकैत सुल्ताना ने उसे लूटी गई रकम को गैंग के सदस्यों बराबर बांटने का काम दे दिया। इसी तरह उनका रिश्ता भी चलता रहा। एक दिन डकैती के दौरान सुल्ताना गैंग को राजस्थान के धौलपुर के पास रजाई गांव में पुलिस ने घेर लिया। इसी मुठभेड़ में डकैत सुल्ताना और उसका गिरोह तो भाग निकला, लेकिन पुतली बाई पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अब उधर डकैत सुल्ताना गुस्से से आग बबूला हो गया। इधर पुलिस ने पुतली बाई को पकड़कर पहले तो आगरा की जेल में बंद कर दिया। इसके कुछ समय के बाद उसे ले जाकर धौलपुर में कैद करके रखा गया। फिर इसके बाद कुछ और समय बीते, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। पुतली बाई को जमानत मिल गया, वो बाहर आ गई और एक बार फिर से वो चंबल में बिहड़ों में डकैत सुल्ताना के पास चले गए। जेल से छूटी, फिर पहुंच गए अपने पति तो नहीं कह सकते हैं, कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं कहा गया है कि उन्होंने शादी की थी, ना कहीं बताया गया है, तो इसलिए मैंने पति शब्द का यूज़ नहीं किया। वो सुल्ताना के पास चली गई
अब गौहर बानो पूरी तरह से पुतली बाई बन गई थी जब वो जेल से छूटी तब। कभी चंबल के जंगलों और बिहरों में उसको घुंघरू की आवाज़ खनकती थी, लेकिन अब गोलियों की धाए धाए की आवाज़ और घोड़े की टाप अब पुतली बाई की नई पहचान बन गई थी। क्योंकि पहले वो नाच गाने करती थी, पहले वो गौहर बानो थी, लेकिन अब वो पुतली बाई बन गई थी। डाकू पुतली बाई कह सकते हैं। कहते हैं कि बिहरों में बंदूक से अचूक निशाना लगाना सीख गई थी। गैंग में रहने के दौरान पुतली बाई नरम दिल की जो इंसान थी वो बदलकर एक पत्थर दिल की औरत बन गई थी। एक नृत्यांगना से डकैत बनी पुतली बाई का सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस वाले थे, क्योंकि पुलिस वाले उसे छेड़ते थे, उसे बहुत बार उसकी बलात्कार करने की कोशिश की। ऐसा कई जगह कहा गया, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ना ही संमार करती है, लेकिन ऐसा कहा गया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो कई पुलिस वाले उसे बार बार तंग करने, उसे घर में परेशान करने आते थे, इसलिए वो पुलिस वालों से परेशान थी, उसे मारते पीटते थे। तभी पुतली बाई ने वो के नंबर 1 टारगेट पर पुलिस वाले आ गए थे। एक दिन अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस वालों के घर पर धावा बोल दिया जिन्होंने उसे तंग किया था। पुतली बाई ने उन पुलिस वालों को चुन चुन कर उनके हाथों की उंगलियां काट दी थी और सोने की अंगूठियां निकाल ली जिन्होंने उसे छूने की कोशिश की थी। वहीं उन पुलिस वालों के घरों की जो महिलाएं थीं उनके कानों के झुमके और गले के जो सोने के चैन थे वो सब छीन ली थी। अब वो मांगी नहीं थी बल्कि खींच लिया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों के गले कट गए थे और बहुत लोगों के कान फट गए थे। ये इतनी ज़्यादा बर्बरता थी कि उस वक्त में पुतली बाई के नाम से लोग डरने लगे थे। एक खौफ का माहौल पूरे चंबल में फैल गया था कि पुतली बाई ने एक ऐसा पुलिस वाले पे घरों पे जाके सीधा अटैक किया था। अब जब पुलिस वालों पर सीधा हमला हुआ तो पुलिस वाले भी एक्टिव हो गए थे। चंबल के भीड़ों से डकैतों के सफाई के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। अब क्या करें, तो डाकू सुल्ताना ने सोचा कि जो हमारी टीम है इसके साथ और भी जो छोटे मोटे डाकू गैंग है हम उनको साथ में लेके आते हैं। तब डकैत सुल्ताना ने भी पुलिस से बचने के लिए अपनी गैंग को मजबूती देने के उद्देश्य से अपनी जानी दुश्मन उस वक्त के लाखन सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बोला आओ साथ में मिलते हैं, हम लोग साथ में टीम बनाते हैं, चलते हैं, क्योंकि पुलिस हमें टारगेट पे ले रही है। डकैत लाखन सिंह के मंसूबों को डकैत सुल्ताना नहीं जानता था, लेकिन पुतली बाई को उसकी नीयत पर शक था। उसको पता था कि लाखन सिंह अच्छा आदमी नहीं, वो धोखा देगा। अब क्या, लेकिन डाकू सुल्ताना ने उसकी बात नहीं सुनी थी, हालांकि आगाह किया था, लेकिन सुल्ताना को शक नहीं हुआ। कहा कि चलो साथ में हम लोग मिलकर टीम बनाते हैं। इसी दौरान 25 मई 1955 के दिन मुरैना के नगरा थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव के पास दोनों डकैत गिरोह की बैठक चल रही थी। वैसे इस बैठकी की मुखबिरी पुलिस तक पहले ही पहुंच चुकी थी और ये जो दूसरा गैंग है उसने मुखबिरी की थी, ऐसा आरोप है। जब मुरैना पुलिस ने बिना समय को गवाए उस इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया। डकैत गिरोह पर गोलियों की बरसात कर दी। पुलिस के साथ साथ आमने सामने के मुठभेड़ में डकैत सुल्ताना का सबसे करीबी साथी डकैत मतादीन वहीं पर ढेर हो गया था। मतादीन के मरने के बाद डकैत सुल्ताना ने अपने दूसरे वफादार साथी बाबू लोहार को पुतली बाई की जिम्मेदारी दी और कहा तुम यहाँ से जाओ, भागो, मैं पुलिस वालों को रोकता हूँ, तुम जाओ और तुम पुतली बाई का ख्याल रखना। ना, उस डाकू का नाम था बाबू लोहार। तभी जब वो बाबू लोहार चला गया तभी मौका पाकर डकैत लखन सिंह ने अपने साथी डकैती को इशारा किया कि सुल्ताना को यहीं निपटा दो, यहीं गोली मार दो। वो उससे दोस्ती करने आया था, लेकिन देखो लाखन सिंह जो है उससे अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना था। उसे पता था कि ये मर जाएगा तो मेरा पूरा ग्रुप मेरा हो जाएगा, अब मैं एक छत राज करूँगा। वैसे पुतली बाई को पहले से ही डकैत लाखन सिंह को भरोसा तो नहीं था। इस घटना के बाद उसके शक को सच साबित कर दिया था, क्योंकि साल 1956 में डकैत पुतली बाई ने खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर बताया था कि चंबल में डकैत सुल्ताना को पुलिस वालों ने नहीं बल्कि डकैत लाखन सिंह की गैंग ने मारा था। खुद ये बात वो लिख कर भेजती है। अब डकैत सुल्ताना की मौत के बाद उसकी गैंग की बागडोर बाबू लोहार के पास आ गई थी।
वो बोला था उसको मुठभेड़ से भगा दिया था। बाबू लोहार तीसरे नंबर का डकैत था, 2 लोग तो मारे गए थे, मतादीन और सुल्ताना, तो बाबू लोहार बचे थे। उसके पास पूरी गैंग आ गई, वो खुद को मुखिया साबित कर दिया। उसने डकैत सुल्ताना को मारने वाले गैंग से भी हाथ मिला लिया, उससे अब जो भी कहिए उससे हाथ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ डकैत बाबू सिंह लोहार की नीयत जो थी डकैत पुतली बाई पर खराब होने लगी थी। कहते हैं कि कई बार डकैत ने लोहार सिंह ने पुतली बाई के साथ बलात्कार किया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। तभी एक दिन डकैत बाबू लोहार की गैंग का पुलिस से आमना सामना हो गया। दोनों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जमकर गोलियां चली। इसी मुठभेड़ में के दौरान पुतली बाई ने मौका पाकर डकैत लोहार और उसके साथी की गोली मार दी, जो उसका सपोर्टर था। इसके बाद डकैत पुतली बाई डकैत सुल्ताना की गैंग की सरदार बन गई और डकैत कल्ला को मारकर उसने अपने पति डकैत सुल्ताना का बदला लिया था। ये कल्ला डाकू वही था जिसने उसके पति सुल्ताना को मारा था। गैंग की सरदार बनते ही पुतली बाई बेलगाम होने लगी थी और पूरे चंबल में उसकी दहशत अब चरम पर पहुंच गई। कहते हैं कि 20-20 पुलिस के जवान पुतली बाई को घेर लिया करते थे, लेकिन उसके बंदूक की नोक इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो गोली चलाने में बहुत माहिर थी। वो किसी से डरती नहीं थी और कहते हैं कि उसकी गोली जब बंदूक चलाती थी तो उसका निशाना अचूक था। एक दिन भिंड जिले के गोरमी थाने के इलाके में पुतली बाई का गैंग और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की एक गोली पुतली बाई के बाएं हाथ के कंधे पर लग के चीरती हुई निकल गई। इस गोली का जहर जो था वो पुतली बाई के शरीर में फैलने लगा और जहर ऐसा फैला कि लास्ट में अंत में आके उसे अपना हाथ काटना पड़ा। एक हाथ चला गया, बावजूद उसके वो फिर से उठ खड़ी हुई। जब ठीक हुई तो उसने दाएं हाथ से यानी एक हाथ से गोली चलाना सीख लिया और बावजूद इसका निशाना बहुत सटीक था। मतलब वो लेडी एक महिला का थी जरूर, लेकिन वो वाकई में जो डाकुओं का जो बोलते हैं ना एक मापदंड तय करना, वो बहुत हाई लेवल था पुतली बाई का। लेकिन कहते हैं कि कब तक चलेगा आखिर ये सब चीज़ें। इसी तरह 23 जनवरी 1958 या 1958 को मुरैना जिले की परेसा तहसील के कोठर गांव के पास पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर डकैत लाखन सिंह को मार गिराने के लिए एक जाल बिछाया था। फिर बता दो, डकैत लाखन सिंह को मारने के लिए वो जाल बिछाया था, लेकिन मुरैना पुलिस ने इलाके के चारों तरफ जो किलेबंदी कर दी रखी थी, तो लेकिन वहाँ पहुँची तो मालूम चला कि ये जो गैंग है वो लाखन सिंह का नहीं बल्कि पुतली बाई का गैंग है। पुलिस को सोने पर सुहागा हो गया, हमें पकड़ने आया था कुछ, मिल गया कुछ। जब पुलिस वालों ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन पुतली बाई कहाँ मानने वाली। पुतली बाई ने उनकी बातों का जवाब गोलियों से दे दिया। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। जमकर गोलीबारी हुई, घंटों तक ले दोनों साइड से दोनों गैंग की ओर से गोलियां चली और इसी दौरान पुतली बाई और उसके साथियों को मार गिराया गया। 32 साल की युवा महिला खूंखार डकैत पुतली बाई का वहाँ खात्मा हो गया, उनके कई साथियों का। मुठभेड़ के दूसरे दिन पुतली बाई के साथ उसकी गैंग के 9 डकैतों की लाश को मुरैना में आम जनता के लिए सामने रखा गया और सबको दिखाया गया। कहते हैं कि डकैत पुतली बाई चंबल के बिहरों में बागी होकर कूदने वाली पहली महिला थी, जिसके चर्चे आज भी पूरे देश में होते हैं। पुतली बाई से संबंधित ये वीडियो कैसी लगी आपको हमारे क्राइम कथा के इस एपिसोड में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर क्राइम कथा के इस एपिसोड में या फिर आगे के एपिसोड में और भी तरह का आपको कहानियाँ सुननी या जाननी है तो आप हमें उसका टॉपिक बताएं। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आप तक वो उसकी पूरी कहानी, पूरी कुंडली बताई जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।